हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर चल रहा था, आई नो कि मैंने कई दिनों बाद आपको ये लेक्चर देने शुरू करे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के कारण। और आज से क्या, कल से ही ये चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। कल भी मैंने आपको सिंधु घाटी के सभ्यता से जो बची हुई चीज़ें थी उनको आपको कराया था। और जिन्होंने नहीं अभी तक का लेक्चर देखे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता का 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। और उम्मीद है, आशा है कि आज जो ये तीसरा लेक्चर है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे, वैदिक और ऋग्वैदिक काल, वैदिक पीरियड क्या होते हैं। तो चलिए आज इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। कल वाले लेक्चर में आपकी सारी चीज़ें हो गई थी। लोथल धौलावीरा क्या होता है, बनावली क्या है, कालीबंगा क्या है। तो अब जो क्वेश्चन आप पूछने के तरीके हो रहे हैं आयोग के, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग हो, चाहे वो यूपी पीएससी आयोग हो, चाहे वो यूपीएससी आयोग हो, यूपीएससी आयोग की तर्ज पर ही जो है ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो चलिए, आपको जो जगह थी उत्खनन करता थे उनको मैंने कल तक बता दिया था, रोपण तक का। आज समझते हैं कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, किस तरीके की थी, किस तरह से वहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता क्या थी? उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की प्रभावशाली विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, तो 2 तो ही हैं आपकी, एक तो नगर योजना और दूसरा जल निकास प्रणाली। जो जल निकास प्रणाली वो सबसे अच्छी कहाँ पे थी? वो आपकी धौलावीरा में थी। ठीक है, दूसरा आपका प्राप्त नगर जो वहाँ पे प्राप्त हुए, वहाँ पे अवशेषों से पूर्व और एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले थे। ठीक है, आपको मैंने बताया कई जगह जो कैसे 2 टीले थे, एक तो पूर्व में था और दूसरा पश्चिम में था। 2 टीलों में एक तो उन लोगों राजा महाराजा जो वहाँ पे राज करते थे उनका होता था, और दूसरा जो सामान्य जनता थी उसके लिए होता था। ठीक है, उनके आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम टीला गढ़ी या दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी जो टीला होता था उसमें गढ़ी या दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग मतलब किला होता है। जैसे लोथल, सुरकोटदा दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही प्राचीर से घिरे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब जगह दो रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, लेकिन जो लोथल जो कि गुजरात में है, सुरकोटदा जो कि अफगानिस्तान के दुर्ग हैं, वो उनके जो पूरा नगर था और जो उनके राजा महाराजा दोनों जो चीज़ें थी, वो पूरा नगर सिर्फ एक ही, मतलब पूरा जो राज्य था उनका, उसके बाहर सिर्फ एक ही बाउंड्री थी, बल्कि और सब जगह 2 थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं मिला, कोई भी मंदिर नहीं मिला। केवल मोहनजोदड़ो से एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से स्तूप मिले। ठीक है, स्तूप मिले, इसे कुषाणकालीन माना जा रहा है। ठीक है, सड़कें कैसी थी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सड़कें कैसी थी? जो सड़कें थीं या गलियां थीं, एक नियोजित थी, एक योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। ऐसे नहीं कि आजकल जहाँ खाली भी जगह पड़ी प्लॉट बना लिया और कहीं से भी पानी निकाल दिया, सड़क निकाल दी। वहाँ पे एक नियोजित थी, एक योजना तरीके से चीज़ें थी। जैसे जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे, जो मुख्य मार्ग था, जो मेन मार्ग था, वो क्या होता था? वो ऐसे नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ से साउथ जाता था। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। और जो उसकी सब सड़कें, मतलब सब जो उसके साइड में सड़कें होती थी वो कैसी होती थी? जैसे मान लिया इधर से आना है तो ये इधर से आती थी, ये इधर से आ रही तो ये इधर से आती थी, ये इधर से आ रही तो ये इधर। ये सब क्या करती थी? समकोण पर काटती थी, ये 90 डिग्री एंगल बनाती थी। ये सारी सड़कें जो है ये क्या करती थी? 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। ठीक है, तो ये थी यहाँ की कैसी विशेषता। सड़कें कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? सड़कें, मुख्य मार्ग जो था वहाँ का मेन
जैसे आप हाईवे कहते हो, जो उस समय हाईवे था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, और जो उसकी सड़कें थीं गाँव से निकलने वाली या उसके एरिया से निकलने वाली सड़कें, वो उसी मुख्य मार्ग पर आकर के 90 अंश यानी कि समकोण पर काटती थी, जो कि जाल सा प्रतीत होती थी। जाल की तरह हमें लगता था एक जाल बन गया। वहाँ पे नालियाँ कैसी होती थी, जो जल निकासन प्रणाली थी सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। आजकल के नहीं, ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है कि अभी दिल्ली वाला कांड हुआ, आप लोगों ने देखा कि कोचिंग संस्थान में बच्चे चले गए, वहाँ पे बाढ़ आ गई है ना, तो बाढ़ क्या आ गई, वो नाले जो हैं ओवरफ्लो हो गए। तो अब इस समय क्या है, ये सारी चीज़ें, लेकिन उस समय समझिए आप कितना पुरानी जो सभ्यता थी वो अद्वितीय थी। मतलब अद्वितीय का मतलब उसको पहले देखा ही नहीं था किसी ने। अब हमने क्या करा, अपने समकालीन सभ्यता से प्राप्त नहीं होती, तो जल निकासन प्रणाली वहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्था थी। कालीबंगा में अनेक घरों में क्या मिले, अपने अपने कुएं मिले। जैसे हम लोग आजकल अपने घरों में समरसेबल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पानी हर घर में पानी मिल रहा है, तो वो क्या करें, जो कालीबंगा था वहाँ पे उस समय भी अब सबके अपने अपने घरों में कुएँ मिले। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और उसके अन्य जो प्रमुख जो ईंटें थी वहाँ पे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर में पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर ये कच्ची ईंटों से बने थे। क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो भी प्रमुख नगर थे, आप केवल 2 याद रखो, कालीबंगा और रंगपुर, जहाँ से धान की भूसी मिली है, और कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों, इन दोनों में कच्ची ईंटें थीं। बाद बाकी जितनी जगह थी, जो हड़प्पाकालीन जगह थी, वो वहाँ पर सभी जगह पक्की ईंटें मिली थी, जैसी आजकल ईंटें चल रही हैं। तो सभी प्रकार की ईंटों में की एक विशेषता थी, यह निश्चित रेशियो में बनी होती थी। इनका आयताकार, लंबाई और चौड़ाई जो होता था, वो लंबाई उनकी चौड़ाई की 2 गुनी होती थी, और ऊंचाई मोटाई चौड़ाई की आधी होती थी। इनका जो रेशियो होता था ये 4:2:1 होता था। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, इतनी डीप में क्वेश्चन वैसे नहीं आता है पीईटी में, सिंधु घाटी ये आरओ और पीसीएस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें थी उनका अनुपात क्या था, तो उनका 4:2:1 था। जो उनकी लंबाई थी वो उसकी चौड़ाई की 2 गुनी थी। अगर चौड़ाई 2 है तो उसकी लंबाई कितनी होती थी, 4। ठीक है, उसकी ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी होती थी। चौड़ाई कितनी थी, माना 2 है, और ऊंचाई हो गई इसकी आधी यानी कि 1। ठीक, तो इस तरह से 4 हो गई आपकी लंबाई और 2 हो गई आपकी चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो ये था आपका ईंटों का, जो वहाँ पे ईंटें बनती थी, उनका शेप या उनका आकार। अब आ जाइए, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में कैसे लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। समाज में जो इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। हमारी जो मुख्य इकाई थी, यूनिट थी, वो कौन था, परिवार के बिना कुछ नहीं था। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है मातृ सत्रात्मक ही, जैसे अभी इस समय क्या चल रहा है, पितृ सत्रात्मक चल रही है। पिता की जो है बातें, जो हमारे मेल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सत्ता कैसी थी, मातृ सत्तात्मक थी। नगर नियोजन जो था, दुर्ग और मकान के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी मतलब बनाने वाला, ठीक है, जुलाहे, श्रमिक, इनमें विभाजित रहा होगा। जिस तरह से आज हमारा है, जैसे ये पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये बनिया हैं, है ना, ये अधिकारी हैं, ठीक, ये जुलाहे हैं, ये मजदूर हैं, तो इस तरह से विभाजित रहा होगा। तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। जो शव होते थे उनकी अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से होते थे। एक तो पूर्ण समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों को खाने के बाद जो अवशेष बचता था उसको भूमि में दफनाया जाता था। ठीक है, तो इसमें कैसे थे, 3 प्रकार के थे। ठीक,
अब इनका धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन, ये मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? ये प्रकृति प्रेमी थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे किसकी पूजा करते थे? किसके प्रेमी थे? प्रकृति से, नेचर के प्रेमी थे, प्रकृति पूजा करते थे। पूरा स्थल से प्राप्त जो मिट्टी की मूर्तियाँ थीं, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, जो पूरा स्थल है वहाँ से प्राप्त कौन कौन हुआ? मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई, पत्थर की छोटी मूर्ति प्राप्त हुई, मोहरें प्राप्त हुई, पत्थर से निर्मित लिंग, योनियों, मृदभांड। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पर चित्रित चिन्हों पर परिलक्षित होता है। जैसे आजकल आप जाते हैं ना कुम्हार के यहाँ, जैसे गुल्लक देखते हैं या घड़ा देखते हैं, उन पे फूल बना होता है, पत्ती बनी होती है या कोई पिक्चर बनी होती है, तो इसी तरह से उस समय में भी थे। काले और लाल रंग के ज़्यादातर पाए जाते थे। मृदभांड काले और लाल रंग के पाए जाते थे। मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक सील है, सील यानी कि उस पर 3 मुख वाला एक पुरुष जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा और दाईं ओर एक हाथी, व्याघ्र या हिरण है। इसे पशुपति शिव का स्वरूप माना जाता है, जिसे मार्शल ने इसे आद्य शिव को बताया है। अब आपसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो 3 सींग वाला है वो उसे क्या कहते हैं? उसे आद्य शिव कहते हैं, या फिर उसे आद्य शिव किसने कहा? मार्शल ने कहा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक, चक्र और क्रास के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक आपको पता होगा ये क्या का निशान है? ये स्वास्तिक का निशान है, ठीक है। चक्र आपको पता होगा, जो श्री कृष्ण वाला चक्र है वो वही पता होगा। तो सूर्य पूजा का प्रतीक था। मूर्ति पूजा आरंभ संभवतः, जो मूर्ति पूजा का आरंभ है वो संभवतः सैंधव सभ्यता से ही शुरू हुआ था। आर्थिक जीवन कैसा था? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था? उनका आर्थिक मतलब कैसे रुपए पैसे, कैसे उनका घर खर्चा चलता था। उनका जो घर खर्च चलता था वो कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। जो सैंधव सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में कूड़ों यानी कि हल रेखा से ज्ञात होता है कि वहाँ पे राजस्थान के खेतों में जो है वो हल से जोते जाते थे, ठीक है। 9 प्रकार की फसलों की पहचान हुई, जैसे चावल गुजरात और राजस्थान से मिला, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई और तिल। किंतु सैंधव सभ्यता के मुख्य धान खाद्यान्न थे कौन सा? गेहूँ और जौ। आपसे सब नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपसे मुख्य खाद्यान्न कौन था? गेहूँ और जौ। लोथल चावल के अवशेष कहाँ से मिले? लोथल से मिले। जबकि धान की भूसी रंगपुर से मिली। याद रखना, रंगपुर में कच्ची ईंटें मिलती हैं और कालीबंगा में कच्ची ईंटें मिलती हैं, ठीक है। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय किसे जाता है? कपास, जो कि जिसे आप कॉटन कहते हो, उसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन शुरू किया था। कपास के पेड़ और कपास की जो खेती हुई थी वो सिंधु सभ्यता से ही शुरू हुई थी। पशुपालन किस तरह से था? हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी और सुअर आदि का पालन करते थे, ठीक है। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जिस पर गाय की आकृति खुदी हो, ठीक है। वहाँ पे ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं मिली जहाँ पे गाय की आकृति खुदी हो। जबकि कुबड़ वाला बैल जो था, कुबड़ वाला बैल या सांड उस संस्कृति की विशेष महत्व रखता था, ठीक है। जिस कुबड़ मतलब जैसे नहीं ये बैकबोन पीछे निकली हुई होती है तो क्या कहते हैं? कुबड़ निकल आया। बैकबोन जिसकी ज़्यादा झुकी होती है तो क्या कहते हैं? आपके कुबड़ निकल आया। तो ये बैकबोन झुकी हुई वाला कुबड़ वाला सांड वहाँ की संस्कृति की विशेष महत्व था, ठीक। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। जो गुजराती लोग थे वो हाथी पालते थे। गुजरात में कौन सी सभ्यता थी? लोथल। शिल्प और तकनीक कैसी थी? जो आप शिल्प और टेक्नोलॉजी कैसी थी? सैंधव लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिलते थे। हड़प्पा में कांसे के औजार बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्पियों यानी कि जो बनाने वाले लोग थे में कसेरो समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कसेरो समुदाय सिंधु घाटी सभ्यता में किससे संबंधित है? तो कसेरो समुदाय किससे संबंधित है? ये शिल्पियों से संबंधित। शिल्पी मीन्स बनाने वाला, निर्माण करने वाला, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? कसेरो का समुदाय किससे संबंधित था? शिल्पियों से संबंधित था। लिपि कैसी थी?
लिपि कैसी थी? हड़प्पा लिपि जो थी भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ था। उनकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर, कैसे दाईं से बाईं ओर जाती थी? जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ABCDE। तो ये क्या हो गया? ये क्या था आपका? ये क्या था आपका? राइट टू सॉरी लेफ़्ट टू राइट। कैसे चलते हैं? ये कैसे चलते हैं? बाएं से और दाहिने की तरफ ऐसे आगे चलते हैं। जो हमारी उर्दू भाषा है वो कैसे लिखी जाती है? अभी भी दाएं से और बाएं लिखी जाती है। यहाँ से वो लोग कैसे लिखते हैं? अलिफ बे ते से हे। ठीक, तो ये कैसी लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? बनावट थी वो दाएं से और बाएं की ओर थी, जबकि जो आज के समय की लिपि है वो बाएं से दाएं की ओर है। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्यूरी के लिए आपका प्रश्न देखकर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सैंधव लिपि जो मूल रूप से देसी थी, सैंधव जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मूल रूप से एक तरीके से देसी सभ्यता थी। देसी सभ्यता से मतलब है हमारा कि जो अपने देश में ही विकसित हुई। ठीक, उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई भी संबंध नहीं रहा। जैसे विदेशी चीज़ों से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, ना कुछ भी सीखा। जैसे आजकल के जो कल्चर है वो हमारे ऊपर किसका हावी है? वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी है। चाहे वो हमारे रहन सहन में हो, चाहे वो पहनावे ओढ़ाव में हो, चाहे वो हमारे टोन में हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तब उस समय हमारी वो मूल जो थी वो देसी लिपि थी। मोहर कैसी थी? हड़प्पा संस्कृति की जो सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें थीं। अब तक 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। इसमें अधिकांश मोहरें 500 मोहनजोदड़ो कहाँ से मिली हैं? अब तक 2000 मोहरें मिली हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं और ये सर्वोत्तम कलाकृति थी। ठीक है, अधिकांश मोहरें लघु लेखों के साथ साथ, मतलब लघु लेख मतलब छोटे छोटे लेख उन पे लिखे हुए हैं। जैसे एक सिंगी, सांड, भैंस, गाय, बकरी, हाथी आकृति खोदी गई है। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक जो सैल खड़ी, ठीक, स्टेटाइट का यूज किया गया है। मोहरों को बनाने, आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, जो सिंधुकालीन सभ्यता थी उसकी जो मोहरें थी वो किससे बनाई गई थी? सैल खड़ी से बनाई गई थी। लघु मृड मूर्तियाँ, ये क्या होती हैं? लघु का मतलब छोटी, अभी मैंने आपको बताया था। मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। तो सिंधु सभ्यता में भारी जनसंख्या में आग में मिट्टी जो क्या करी जाती थी? पका दी जाती थी, जिसे आप क्या कहते हो आजकल? टेराकोटा कहते हो। जैसे आप टेराकोटा की ज्वेलरी बहुत पहनते हैं, क्या कहते हैं? टेराकोटा की ज्वेलरी, है ना। ईयर रिंग्स हैं, नोज पिन है, हेयर है, जो भी हैं, तो ये क्या कहलाती है? टेराकोटा। टेरा को मतलब होता है मिट्टी को आग में पकाई हुई मिट्टी क्या कहलाती है? टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियाँ क्या मिली? फिगरिन मिली। इनका उपयोग क्या करते थे? प्रयोग कहाँ पे करते थे? खिलौना बनाने में, पूज्य प्रतिमाओं को बनाने में, कुत्ते, भेड़, गाय, बकरी, बैल आदि प्रतिकृतियाँ यानी कि उनकी पिक्चर बनाने में किया करते थे। प्रतिकृति मतलब मूर्ति, ठीक है। डिक्टो उसकी कॉपी। यद्यपि नर और नारी दोनों मृत मूर्तियाँ मिली तथा नारी मृत मूर्तियों की संख्या से अधिक है। व्यापार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन का व्यापार बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों से मिली। मोहनजोदड़ो से कितने कमरों का घर मिला था? अन्नागार बताइएगा। और हड़प्पा से, ठीक है, ढेर सारी शील यानी कि मुद्राओं की एक लिपि मिली। मानकीकृत मापतौल का अस्तित्व सामने आई। हड़प्पा के जो लोग थे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे और आदान प्रदान वस्तु विनिमय करते थे, मतलब वो सिक्के यूज़ नहीं करते थे। जैसे सामान के बदले पहले गांव में लोग क्या करते थे, आज भी हो सकता है गांव में कुछ लोग गेहूं के बदले सामान ले लेते हैं, या जो उनके सामने पास में गेहूं है, धान है, उसको बेच करके सामान ले लेते। तो वो कॉइन्स हम लोग क्या करते, पैसों रुपए से सामान लेते, वो क्या करते थे वस्तु विनिमय, वस्तु देते थे, वस्तु के बदले में वस्तु लेते थे। ठीक है, अभी उन्होंने क्या करा, 5 किलो गेहूँ दे दिया, उसके बदले में उन्होंने अपना घर का सामान खरीद लिया। ठीक, तो ये सुमेरन लेखों से ज्ञात होता है, जो सुमेरियन लेख हैं वहाँ से ज्ञात होता है कि नगरों में व्यापारी जो है मेहुला के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेहुला का समीकरण सिंध प्रदेश से किया जा रहा है। मेलुहा,
ठीक। मेलुहा का संबंध जो है वो सिंधु सभ्यता या सिंधु प्रदेश से किया जा रहा है। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के व्यापार का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये एक देख लीजिए थोड़ा सा, आयात की जाने वाली जो चीज़ें थी और स्थल कहाँ से आयात होता था। ये टिन कहाँ से आता था, ईरान से, जो कि मध्य एशिया अफ़गानिस्तान से आता था। तांबा कहाँ से आता था, खेतड़ी की खान कहाँ पे है, राजस्थान में है और बलूचिस्तान से आता था। चांदी कहाँ से, ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोना अफ़गानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत, जो कि हमारे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लाजवर्द क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। लाजवर्द ये बदक खां अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से आता था। शीशा यानी कि लेड जिसे कहते हो, ईरान, राजस्थान, अफ़गानिस्तान, दक्षिण भारत और हिमालयी क्षेत्र से। सैल खड़ी क्या होती थी, सैल खड़ी होती थी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से, ठीक है। पतन किस तरह से हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, पतन कैसे हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का इसके परवर्ती चरण में 2000 से 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी समय हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस सभ्यता के पतनोन्मुख या अंता विलुप्त होने के कई कारण बताए गए। क्यों विलुप्त हुआ, किस तरह से ये विलुप्त हुआ। जैसे पतन का कारण क्या था, गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया, गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया कि बाह्य आक्रमण या आर्यों के जो आक्रमण हुआ उससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल ने बताया कि बाढ़ आ गई, मैके ने बताया कि बाढ़ आ गई, RS राव ने बताया कि बाढ़ आ गई, ठीक है। ऑरेन स्टाइल ने और NAN घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। MR साहनी ने कहा भूतात्विक परिवर्तन के कारण। जॉन मार्शल ने फिर से कहा कि पहले तो इन्होंने बोला था बाढ़ आ गई, दूसरा इन्होंने कहा प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। KUR कनेडी ने कहा कि आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। M दिमित्रियेव ने कहा, ये रूसी थे इतिहासकार, इन्होंने कहा भौतिक रासायनिक विस्फोट या अदृश्य गाज से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। WF अल्ब्राइट ने विदेशी व्यापार में कमी के कारण बताया कि हमारे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया। मेन मुख्य याद करने चीज़ें जो हैं आप याद कर सकते हैं। सिंधुकालीन मोहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली, मैंने अभी आपको बताया 500 मोहरें, 2000 मोहरें मिली और उसमें सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात से उत्खनित हुए, ठीक है। अपने देश की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, परंतु धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, सूर्य की उपासना करने का अनुमान लगाया जाता है। अग्निकुंड कहाँ से, अग्निकुंड कालीबंगा, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा एवं बनावली से 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं प्राक यानी कि हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं, ठीक है। कालीबंगा से हड़प्पा के पहले की सभ्यता के भी दर्शन होते हैं और हड़प्पा कालीन के भी दर्शन का मतलब देखी जा सकती है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोतका से मिली, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की उपासना क्या थी, सर्वाधिक प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में चावल का जो प्रमुख साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से मिला, जबकि धान की भूसी का आप बताएंगे, बार बार मैं बता रही हूँ। मोहरें कैसी बनी थी, सैल खड़ी की बनी थी, धान की भूसी, लोथल और रंगपुर से मिली। क्वेश्चन भी आ गया आपका। धातु निर्मित मूर्तियाँ सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली और कांस्य की जो नाचती हुई डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई है। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी तट पर स्थित प्राक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले। मनका बनाने के कारखाने, मनका मतलब गहने वाले कारखाने, लोथल और चंदहुदड़ों से मिले। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली, ठीक है। तो ये आपके याद करने वाले फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या क्या है, आलमगीरपुर जो कि इसका सैंधव सभ्यता का पश्चिमी छोर है, आलमगीरपुर। अम्बखेड़ी उत्खनन किसने करा, आलमगीरपुर का मेरठ में उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। अम्बखेड़ी जो कि सहारनपुर में है, अम्बखेड़ी
सहारनपुर में है। उत्खनन किसने करा? मधुसूदन नरहर देश पांडे ने करवाया। बड़गांव जो कि ये भी सहारनपुर में है, उत्खनन किसने? मधुसूदन नरहर और देश पांडे ने करवाया। तो दो चीज़ें, अम्बखेड़ी और बड़गांव कहाँ पे है? सहारनपुर का है। उत्खननकर्ता दोनों के सेम है, मधुसूदन और नरहर देश पांडे। हुलास ये भी सहारनपुर में है। तो तीन चीज़ें सहारनपुर में हो गई, अम्बखेड़ी, बड़गांव और हुलास। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कौन सा इस सहारनपुर से संबंधित, कौन सा सिंधुकालीन स्थल सहारनपुर से संबंधित नहीं है? तो तीन आपको पता होना चाहिए, अम्बखेड़ी, बड़गांव और हुलास तो है, चौथा जो भी होगा वो नहीं होगा। मांडी मुजफ्फरनगर, जबकि मांडा कश्मीर में है, याद रखना। मांडा हमारे जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट है, उत्तराखंड में। सनौली, सॉरी एक मिनट, मांडा जो कि है सबसे आखिरी गांव है जो कि उत्तराखंड का बॉर्डर है, उत्तराखंड में है, जो कि हमारे देश का आखिरी बॉर्डर है, मांडा गांव। ठीक। सनौली जो कि बागपत में है। बिहार में सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि आलमगीरपुर ही सबसे पूर्वी सीमा थी। आलमगीरपुर ही सबसे, ये मेरठ है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। ये यहाँ पे मांडा कश्मीर में है और मांडा गांव जो कि उत्तराखंड में है और हमारे आखिरी गांव है। ये था आपका सिंधुकालीन सभ्यता। ये देख लीजिए एक नज़र। हड़प्पाकालीन सभ्यता जो थी उसमें प्राक सिंधु सभ्यता में नवपाषाण काल के बाद विकसित हड़प्पा से पूर्व जो बस्तियां थीं उनको प्राक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा से पूर्व जो बस्तियां थीं, जो बस्तियां बनी थीं, उन्हें प्राक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। भारत में स्थित प्राक हड़प्पा स्थल कौन से? हरियाणा है। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा काल से पहले के। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, शिशविल और मिताथल बालू। राजस्थान में सोथी और कालीबंगा। भारत के बाहर कौन कौन से हैं? सिंध में कोटदीजी, अमीर, बलूचिस्तान में क्वेटा, कुल्ली। इतना आपको डीप नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है। ये आरओ और पीसेस वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सिंध में कोट दीजी, आमरी, बलूचिस्तान में क्वेटा, कुल्ली, कुलेगुल मोहम्मद, मेहरगढ़, अंजीरा, झाम। ठीक है। आमरी की खोज A.G. मजूमदार ने की थी। यहाँ से बारहसिंगा एवं गैंडे की हड्डियों का प्रमाण मिला। कोटजीदी स्थान जो है अंत में 2 भयानक अग्निकुंड से हुआ। मेहरगढ़ प्राक सिंधु का सबसे प्राचीन स्थल है। नाल से गरुड़ के आकार वाली एक मोहर मिली। यह गरुड़ अपने पंजे में सर्प दबाए हुए था। सिंधु सभ्यता से मिले देवी देवताओं के प्रतीक कौन से? मोहर ताबीज किसकी प्रतिमा है? बाघ देवी की। स्वास्तिक सूर्योपासना मतलब सूर्य की उपासना। सांड क्या है? भगवान की सवारी। मछली खाता मगरमच्छ क्या है? नदी देवता का चिन्ह है। और भैंस क्या है? देवी देवताओं के लिए दूत है, दूत के रूप में कार्य करती है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। आपके तीनों लेक्चर हो गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, कैसी थी, उसकी कौन से स्थल पाए गए, उसकी सामाजिक, आर्थिक, नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, वहाँ के कैसी सभ्यता थी, कौन से तरीके से विकसित हुई, कौन से प्रतीक चिन्ह थे। तो ये थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे बने रहने के धन्यवाद। नेक्स्ट आपका वीडियो मिलेगा आपको वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।